नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में सीएम मनोहर लाल की तरफ से पेश किए गए बजट पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यवाही के दौरान नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर प्रदेश में सुरक्षा का मुद्दा गरमाया रहा। बजट सत्र के आखिरी दिन कई अहम बिल पास हुए, जिनमें शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024, हरियाणा भूमि समेकन संशोधन विधेयक 2024, ट्रैवल एजेंट का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024, निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण विनिमय विधेयक और हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण विधेयक भी जो है इसमें शामिल रहा। खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने राजस्थान को यमुना नदी से मानसून के दौरान पानी देने के एमओयू का मुद्दा उठाया। किरण ने कहा कि यह मुद्दा पूरा हरियाणा से जुड़ा है। बजट में सरकार ने राजस्थान को यमुना का पानी देने का समझौता किया है, जबकि हरियाणा के अनेक हिस्सों में पानी की कमी है। किरण ने कहा कि हरियाणा राजस्थान को पानी देने की बात कर रहा है, लेकिन राजस्थान ने पानी के मसले पर हमेशा ही हरियाणा का विरोध किया है। भाषण में पैरा 136 के अंदर ये कहा गया, आप कहें तो पूरा पढ़ के बताऊं मैं। उसमें ये कहा गया कि एक एमओयू साइन करा है राजस्थान सरकार के साथ, जिसके तहत जो है पानी जो है जिसका प्रवाह 24,000 क्यूसेक से ज्यादा जहां होगा बारिश के पानी का, तो वहां पर वो पानी जो है उसको राजस्थान को दिया जाएगा। अब मेरा प्रश्न यहां ये उठता है कि ये कोई बारिश का पानी जो है जहां पे जल प्रवाह हो जाता है या बाढ़ की स्थिति हो जाती है, आप ये पानी की व्यवस्था आप करें कि पाइपलाइन डालकर आप हमारे वाले जिलों के अंदर जो सूखाग्रस्त जिले हैं, महेंद्रगढ़ जिला पूरा सूखाग्रस्त है, भिवानी जिला सूखाग्रस्त है, दादरी जिला सूखाग्रस्त है, हिसार के अंदर त्राही त्राही मची रहती है सिंचाई के पानी के लिए। इधर से आप पाइपलाइन डाल के गुड़गांव और रेवाड़ी, गुड़गांव से आगे आप मेवात तक ले जा सकते हैं। वो जो पानी है ये कोई नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं कि जो है इसका नहर का पानी है और इसको हमें शेयर करना है। ये बारिश का पानी जो हमारे पास आ रहा है, और पाइपलाइन जब अगर हमने डालनी है तो हम अपने इलाके के लिए डालें। इनके लिए हम क्यों एक बूंद पानी भी जो है राजस्थान को दें। राजस्थान की हिस्ट्री अगर देखी जाए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाटर एग्रीमेंट्स हुए थे इराडी कमीशन के दौरान, जिसके अंदर जो है 3.5 MAF जो था वो हमारे को इक्विटेबल शेयर हरियाणा को, रवि ब्यास हरियाणा को देना चाहिए था। उसमें से हमारे को केवल 1.6 से लेकर 1.8 MAF वाटर मिल रहा है, और वो केवल इसलिए मिल रहा है क्योंकि राजस्थान और पंजाब का बड़ा धुलमुल ट्रांजिएंट तरीके का जो है स्टैंड इनका रहा। और वहीं हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, जिसमें कांग्रेस खुद ही दो पार थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, आप एक जागरूक पत्रकार हैं और सारी चीजों को बड़ी बारीकी से आपने विधानसभा स्तर के अंदर देखा। पहले तो आप सवाल कांग्रेस से कीजिए ना, ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्या थी? वो किस बात को सोच के अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, जबकि उनकी ही नेता तो शाम से विधायक श्रीमती किरण चौधरी जी ने स्वयं बोल दिया संख्या बल तो हमारे पास है नहीं। और उसी बात का रिपीटेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संख्या बल तो आपके पास है, परंतु हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पाया कि अविश्वास प्रस्ताव किस विषय को लेकर आए। जब अविश्वास प्रस्ताव ले भी आए थे तो उस बात को सुनने से पहले ही वो वॉकआउट कर गए। मुख्यमंत्री जी पूरी तैयारी करके आए थे, तैयारी करके आए, सुनाए किसको? कभी आरोप लगाते हैं कानून व्यवस्था, कभी आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, कभी आरोप लगाते हैं पानी का समान बंटवारा नहीं है, कभी आरोप लगाते हैं नौकरियों में धांधली है, परंतु जब सुनने की बात आती है तो वो लोग भाग जाते हैं। वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड की एफआईआर में नाम शामिल होने के बाद बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। पूर्व विधायक नरेश कौशिक का कहना है कि नफे सिंह राठी की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है।
कौशिक ने कहा कि नफे सिंह राठी के परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है। नफे सिंह राठी के परिवार ने गलतफहमी के चलते एफआईआर में मेरा नाम लिखवाया है। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक नरेश कौशिक का कहना है कि उन्होंने स्वयं भी इस मामले की पूरी जांच सीबीआई से करवाने की मांग सरकार से की है। पूर्व विधायक नरेश कौशिक का कहना है कि नफे सिंह राठी से उनके सिर्फ राजनीतिक मतभेद थे। उन्होंने बताया कि नफे सिंह राठी की हत्या वाले दिन भी दोपहर के समय एक सामाजिक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात राठी से हुई थी। इस दौरान हम दोनों ने आपस में एक दूसरे की कुशल क्षेम पहुंची थी। नहीं, अभी मेरे से फोन पे एसपी साहब ने पूछा था, मैं कहा मैं तो अपने घर हूं। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं, सेक्टर 7 में दिन में एक प्रोग्राम था, 17वीं का प्रोग्राम, जांगड़ा परिवार में बपुड़िया गांव के लोग रहते हैं। वहां 17वीं के कार्यक्रम में मैं भी गया हुआ था और चौधरी नफे सिंह राठी भी वहां मौजूद थे। मेरी उनसे राम राम भी हुई, खूब अच्छी तरह राम राम हुई, हाथ भी मिला है। कृष्ण जी भी साथ थे, इनसे भी हाथ मिला है। तो उस समय तक कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद हमारे ऑफिस पे प्रोग्राम था, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ आने थे, हमने फिर बलबीर जी के वहां जाना था, वहां ज्वाइनिंग थी। तो उसके बाद यहाँ जब बैठे हुए थे तो सुनने में आया कि भाई इस तरह की घटना हुई। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। और वहीं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की हत्या से बेहद दुखी हैं। आज पीड़ित परिवार के साथ संवेदना जाहिर करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला बहादुरगढ़ आए। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर अपना गुस्सा डाला और उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार लुटेरों का गिरोह है, उन्हें प्रदेश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। चौटाला ने कहा कि नफे सिंह राठी गरीबों के हितैषी थे, उनका किसी से कोई व्यक्तिगत और राजनीतिक द्वेष भी नहीं था। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि प्रदेश में निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन होगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। लोगों से उन्हें कोई प्यार नहीं, कोई सरोकार नहीं, कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। सर, पहले आपकी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और अब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, व्यक्तिगत नुकसान तो ही, पार्टी को कितना नुकसान है? सर, पहले आपके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई, अब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की, पार्टी को कितना नुकसान है सर इससे? व्यक्तिगत नुकसान तो है ही। इसके नुकसान को कवर हम सारे मिलकर प्रयास करें तो भी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई वास्ता नहीं। और वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। ये एसआईटी इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। झज्जर पुलिस की 7 टीमें भी इस मामले की जांच में लगी हुई है और लगातार नफे सिंह राठी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों की तलाश में हरियाणा के साथ साथ राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की जा रही है। तो वहीं बहादुरगढ़ नफे सिंह राठी के घर पहुंची इनेलो महिला प्रधान महासचिव सुनीला चौटाला ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं जताई। सुनीला ने नफे सिंह राठी की हत्या का जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहराया। उन्होंने नफे सिंह राठी की हत्या को राजनीतिक हत्या करार दिया। देखिए, इसमें सारी टीमें लगी हुई हैं और हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं और जल्दी ही इसको हम जो है ट्रेस आउट कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ और टीमें बनाई गई हैं। इसमें टोटल मैंने बताया था कि 7 टीमें जो है वो लगी हुई हैं और एक एसआईटी है, वो पूरा अच्छे से अलग से काम कर रही है कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क और दूसरी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से सारा जो है काम चल रहा है। सर, जैसे चलता है कि कुछ बड़े नाम भी सामने आ जाते हैं, जैसे गैस करते हैं, तो उनसे भी कुछ हाँ, सारे एंगलों पे जो है अनुसंधान चल रहा है और सारे डायमेंशन हम देख रहे हैं। और मैंने फिर बताया कि जो भी इन्वॉल्व है, अगर 1% भी किसी का रोल है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कब तक उम्मीद है सर इसको जल्दी से जल्दी जो है सुलझा लेंगे और काफी आगे तक हमारा अनुसंधान जो है वो बढ़ चुका है इसमें। ठीक है। मेरा सीधा सरकार के ऊपर सवाल है कि जब उन्होंने सिक्योरिटी मांगी तो उन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? और सीधा उनके ऊपर एलिगेशन भी है कि सारे मामले में गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि इतना बड़ा कांड हरियाणा प्रदेश जब से बना है तब से इससे घटिया
काम आज तक नहीं हुआ और ये सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। जो आज हमारे बीच में राठी साहब नहीं है, जो आज हमारे परिवार को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए सीधे सीधे मनोहर लाल खट्टर जी, गृह मंत्री जी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इनेलो का क्या कदम रहेगा जी? इंडियन नेशनल लोकदल राठी परिवार के साथ है। ये हमारा पारिवारिक सदस्य थे, हमारा हिस्सा थे और आज एक राठी साहब को हमने खोया है, लेकिन इस बहादुरगढ़ से लाखों राठी साहब हम पैदा करके गए। और वहीं रेवाड़ी के गांव में जहां 12 वर्षीय नाबालिग का एक युवक ने अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, जिला झज्जर निवासी रवि नाम के इस आरोपी को रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा के साथ 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से बता दें कि जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत के अनुसार विगत 26 जनवरी 2022 का यह मामला बताया जा रहा है, जब 12 साल की नाबालिग बच्ची को उसका एक जानकार युवक घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा करके ले गया था और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जी, ये था 26 जनवरी 2022 का इंसिडेंट है, जब नाबालिग थी, जो लोअर्थ की थी बेसिकली। वो अपने किसी भी विवाह, अपने रिलेटिव के विवाह में शामिल होने के लिए कोई फंक्शन था उसका, झज्जर में आई थी, अपना छोटा ब्रदर उसके साथ था। तो उस वक्त वहाँ से फंक्शन से ही तो एक जो अक्यूज हैं रवि, वो झज्जर के पास के गांव का था, वो उसको किडनैप करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसको रेविस किया। उसके बाद उसकी मदर ने कंप्लेंट करी और आफ्टर द ओरल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वी हैव प्रूव्ड दिस केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और वहीं हिमाचल में सियासी बवाल को लेकर के सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत रखने में बिल्कुल फेल हो गई है। हिमाचल में बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों के मुताबिक आगे की कार्रवाई करें। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर कहा कि बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष आप पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि संगठन जो है हमारा, हम एक अनुशासित सिपाही हैं। संगठन जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये निर्णय लेता है और निर्णय जो भी वो लेगा वो हमें सर्वोपरि है। और अगर संगठन मुझसे पूछता है कि सुनीता दुग्गल की जो है वो क्या इच्छा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सिरसा लोकसभा की जो जनता है, आम जनमानस है, उनका स्नेह और प्यार मेरे साथ इस तरह से है। और पिछले 5 वर्षों में, बल्कि 10 वर्षों में मैं कहूंगी, 5 साल तो बिना सांसद के तौर पर और 5 साल एक सांसद के तौर पर मैंने सिरसा की जनता के साथ जो एक तारतम्य बनाया है और जो सेवा करी है यहाँ की, तो अगर संगठन मुझसे पूछता है तो मैं यही कहूंगी कि मैं सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहती हूँ और बाकी जो भी संगठन जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि है। चंडीगढ़ से दिल्ली जाते वक्त हरियाणा सीएम के मीडिया सलाहकार की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि यमुनानगर हाईवे पर डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी थी। सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये तस्वीर आपको मौके से दिखा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ से दिल्ली जाते समय यह हादसा हुआ। एक गाड़ी ने जो है पीछे से डंपर ने आकर के कार को टक्कर मार दी थी। सीएम के मीडिया सलाहकार बताए जा रहे हैं, राजीव जेटली की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और वहीं नूंह जिला के खेड़ला गांव स्थित सद्भावना मंडप स्थल में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार मुकेश वशिष्ठ ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस और इनेलो सरकारों ने नूंह जिले में सिर्फ वोटों की राजनीति की थी, लेकिन वर्तमान में केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने नूंह जिले को सही मायने में सम्मान दिया है। इसी दौरान कहा कि प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये हर मेवाती के लिए गर्व की बात है। साथ ही लोगों से 9 मार्च को होने जा रहे शहीद हसन खां मेवाती शहीदी दिवस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की अपील की है। हसन खां मेवाती के बलिदान दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बड़कली चौक पर उनका बलिदान दिवस
मनाने का एक कार्यक्रम हमने लिया है। उसी के निमित्त आज ये बैठक रखी गई, ये कार्यक्रम किया गया। अलग अलग गांव के लोग, सब सरदारी जिम्मेदार लोग यहाँ आए और उन्होंने समर्थन किया कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हम सब मिलकर उस कार्यक्रम को सफल करेंगे। बहुत तरह की सौगात हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, इन सब को लेकर वहाँ विभिन्न तरह की घोषणाएं होंगी और घोषणाएं नहीं होंगी, वो घोषणाएं ऑलरेडी उसमें हम इम्प्लीमेंट भी करा देंगे 9 मार्च से पहले। बहुत तरह की समस्याएं यहाँ हैं। निश्चित रूप से मेवात पिछड़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है, वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसको बाहर निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 9 मार्च को आ रहे हैं और बहुत बड़ी सौगातें देंगे। लोगों की आवाज जो हसन खां के नाम पर लचू की जगह यहाँ पर मेवात यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ पर एक नींव रखी जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ और आप सबकी जानकारी में दे देता हूँ कि मार्च 2022 का जो बजट सत्र था उसमें नूह में विश्वविद्यालय हो, इसका प्रावधान ये रही कि इतनी सरकारें अलग अलग पार्टियों की बनी, अलग अलग आपके साइबर सिटी के बादशाहपुर से एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि अपहरणकर्ता को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अपहरणकर्ता के साथी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। एसपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि 14 सितंबर 2020 को एक व्यक्ति ने थाना बादशाहपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि एक व्यक्ति उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज किया था और अपहरणकर्ता की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 14 सितंबर 2020 को एक व्यक्ति ने थाना बादशाहपुर में एक शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि 3 सितंबर 2020 को एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ, जिस पर कार्रवाई करते हुए बादशाहपुर थाने ने इस संदर्भ में 321/20 मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की जांच से सामने आया कि लड़की नाबालिग है और इसमें बादशाहपुर थाने की टीम ने इंस्पेक्टर SHO सतीश कुमार की नेतृत्व में इसमें मध्य प्रदेश और गुजरात रेड की और इसमें गुजरात से भरूच जिले से एक इनामी बदमाश, जिस पर 5,000 रुपए का इनाम डिक्लेयर्ड है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी किसानों को किसी भी कीमत में दिल्ली के लिए नहीं जाने देना चाहती। किसान आंदोलन पार्ट 2 के चलते हरियाणा के 7 जिलों में 17 तारीख से लगभग 13 दिन तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन किसानों ने 29 तारीख तक दिल्ली कूच का इरादा कैंसिल कर दिया था। किसानों के इस फैसले के बाद सरकार के द्वारा इंटरनेट सेवा को दोबारा शुरू किया गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर से किसान आंदोलन के चलते अंबाला के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को 28 तारीख रात 12 बजे से बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा बंद होने से एक बार फिर से जहां बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, तो वहीं दुकानदारों के कारोबार पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि इंटरनेट सेवा बंद न की जाए। नागरिक हूँ, राम बाजार हमारी लोकेशन है। जो नेट बंद करने की स्थिति की वजह से पहले जो इन्होंने 15-20 दिन नेट बंद कराया, उसकी वजह से बहुत काम का नुकसान हुआ है, क्योंकि आम आदमी आजकल डिजिटल इंडिया की जो मोदी साहब के कहने की वजह से चल रहा है डिजिटल इंडिया, उसकी वजह से आज के टाइम में लोगों की जेब में पैसा खत्म है। बिल्कुल भी लोग आजकल अपने पैसा अपने मोबाइल में रखते हैं और मोबाइल की वजह से ना तो कोई किसी चीज का OTP आता है, ना पैसा आता है। हर चीज से उस नेट बंद होने की वजह से कि सारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है, क्योंकि किसी इंसान ने कोई चीज खरीदनी है। देखिए, जैसे 15 दिन पहले नेट बंद कर दिए गए थे, चलो ये तो कोई मानने वाली बात थी, लेकिन अब जैसे एक दिन के लिए नेट फिर दोबारा बंद करने के लिए सरकार सोच रही है, तो इससे जैसे स्कूलों के बच्चों के पेपर हैं, इससे नेट का बंद होने से बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों को, और कारोबार का भी इसमें बड़ा फर्क है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के बारे में सोचा, तो इस जैसे कि ये नेट बंद कर रहे हैं, इसके बारे में जनता के लिए बहुत परेशानी का एक कारण बन जाएगा। और मैं मानता हूँ कि जैसे बाजारों में कारोबार की स्थिति, हर इंसान आज की जेब में पैसे लेकर नहीं घूमता,
और मोबाइल में नेट के जरिए ही पेमेंट करता है। और मेरा नाम आशीष है और इंटरनेट की सेवाओं को बंद करने के नज़रिए से मैं ये अपना विचार रखना चाहता हूँ कि इस समय जो है बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम है, उनको भी इंटरनेट सर्विस की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। आज के समय में जब इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है तो न्यू वाईफाई कनेक्शन लेने के लिए भी हमें एक बार इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। माँ बाप बहुत होड़ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इंटरनेट सेवाएं प्रतिबद्ध ना हो और हमारे बच्चे को पढ़ने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। रोजगार पर कितना? रोजगार में बिल्कुल असर पड़ता है सर। इंटरनेट सेवाएं बंद करने से या किसान आंदोलन की वजह से लोगों की आवाजाही में बहुत अवरोध आता है। बाजार में किसी भी तरीके का कस्टमर भी देखने को नहीं मिलता। सरकार से क्या आप मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगा। वहीं करनाल के नमस्ते चौक के पास गोली मार करके एक ऑटो ड्राइवर की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी दिनेश, अमरजीत और राहुल को उत्तम नगर करनाल से गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी प्रवीणा ने बताया कि ऑटो ड्राइवर और दिनेश के बीच करीब 20,000 रुपए के लेनदेन का विवाद था, जिस वजह से 19 फरवरी को दिनेश ने अपने 2 साथियों के साथ इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयोग हुआ देशी पिस्तौल और गाड़ी भी बरामद की है। मुकदमा नंबर 131 है, 19 तारीख को दर्ज हुआ। इसमें शंकर नाम का एक लड़के का मर्डर हुआ था। उनका पत्नी प्रीति के कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और हमने 3 आरोपी इसमें अरेस्ट किया। इसमें मुख्य आरोपी हत्या करने वाले दिनेश है। दिनेश सन ऑफ जटकुदास बिहार का रहने वाला है। अभी इधर उत्तम नहर में रह रहा था और उनके साथ वो मर्डर करने के टाइम पे उसको गाड़ी चला के उनके साथ आने वाले लड़का का नाम है राहुल सन ऑफ रूप सिंह। ये यूपी का रहने वाला था। इनको भी पहले ही नॉलेज था ये हत्या करने वाला है। दिनेश और शंकर के बीच में पहले ही पैसा लेन देन का मैटर था। इसके ऊपर पहले भी झगड़ा दोनों के बीच में हो रखा था। वहीं अम्बाला शहर में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पुलिस डीएवी स्कूल के नजदीक तेज रफ्तार क्रेटा ने राइडर पर सवार होमगार्ड के 2 जवानों को टक्कर मार दी और 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान एक जवान के पांव में फ्रैक्चर हो गया तो दूसरे के सिर पर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार चालक के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं ड्यूटी के लिए पुलिस लाइन अम्बाला शहर आ रहा था कैंट से। तो अचानक जब रोड क्रॉस करने के लिए इधर मुड़ा तो अचानक से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इतना नहीं पता लगा कि कहाँ गई, कैसे आई गाड़ी, कैसे नहीं। और उसके बाद मेरे को सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर लेके आए। सर, हमारे को रात डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई है कि क्रेटा गाड़ी ने एक सरकारी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, वहां से होमगार्ड रविंदर को और होमगार्ड प्रविंदर को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने रविंदर की टांग को। हरियाणा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।